पुणे आश्रम में जैसा आप बता रहे हैं, तो जो उनके विदेशी शिष्य थे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती थी और सेक्स की तरह ही प्रयोग किए जाते थे, जो ध्यान विधियां जो होती थी। तो इसको लोग बहुत निंदा की दृष्टि से देखते हैं और काफी वो पॉल्यूटेड भी हो गया बाद में। इसको आप इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? बाढ़ वाली नदी, प्रयोग चल रहे हैं, प्रयोग सफल होंगे, प्रयोग असफल होंगे। सारे प्रयोग सफल नहीं होते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं। ओशो को लगा होगा कि शायद हम कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे लोग दमन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये गुत्थी इतनी उलझी थी कि लोग बार बार घूम घूम कर फिर उसी में उलझ जाते हैं। इनकाउंटर थेरेपी और ऐसे तमाम पद्धतियों में उन्होंने वो लोगों को सुविधा देने की कोशिश करी कि लोग उसको देखें और उससे ऊपर उठें। लेकिन लोग तो अपने ही टाइप के हैं, लोगों का उद्देश्य अलग है, तो वो उससे अपना ही इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई, ये बात सच है। लेकिन उनकी दृष्टि ने लोगों को देखने का नया नज़रिया ज़रूर दिया। आज जो तमाम दमन मुक्त बातें हो पा रही हैं, उसमें उनका योगदान माना जाएगा। लोगों ने तो फिर तंत्रा ग्रुप शुरू कर दिए और ऐसी चीज़ें शुरू कर दी जो पब्लिक ऑर्गी और सामूहिक सेक्स और ऐसे में ही बदल के रह गई, क्योंकि उनको वही करना था तो उन्होंने वही किया, उनको वही करना था। ओशो ये नहीं कह रहे थे, ओशो कह रहे थे कि शरीर की सीमाओं को पहचान कर उनके पार चले जाओ ना, शरीर में क्यों अटकना है। ये बात उन्होंने बोल्डली कह दी। उनका दोष यही जाता है, जबकि उसको मैं उनका निर्दोषता कहूंगा कि उन्होंने बोल्डली कह दी ये बात। कई लोग जो समझे होंगे वो पार गए भी होंगे, कई लोग और जो नहीं समझे होंगे वो नहीं गए होंगे। उन्होंने तो मुख्य संदेश ध्यान का दिया ना। अब किसी को ध्यान से लेना देना है नहीं, उसको देह से ही लेना देना है, तो ध्यान की बातें नहीं उठाएगा, वो देह में ही अटक के रह जाएगा। उसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने उन्होंने तो अपनी बात समझा दी कि देह के माध्यम से भी आप देह को समझकर जानकर उसके पार जा सकते हैं। लेकिन किसी को जाना ही नहीं है तो क्या करें वो उसमें उनका क्या हो सकता है।